प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश की कमान संभाल चुके हैं। इस बार हालांकि बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत नहीं मिला है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह की रौनक 2014 और 2019 जैसी ही रही। पीएम मोदी की सत्ता में वापसी के जश्न में विदेशी मेहमानों को बुलाकर पीएम मोदी ने दुनिया को संकेत दिया कि भारत में राजनीति भले ही थोड़ी बदल गई है, लेकिन उनकी नीति, नियत और इरादों में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया है। जिस जनादेश को विपक्ष पीएम मोदी के खिलाफ बता रहा है, वो असल में मोदी के पक्ष में कैसे है? प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के सहयोगियों को साथ लेंगे, इस भरोसे की बुनियाद क्या है? और देश में गठबंधन की राजनीति का पुराना सबक क्या है? इसी पर है हमारी ये स्पेशल टेली सीरीज सरकार टाइट वार गवर्नेंस, जिसके पहले एपिसोड में देखिए कीर्तिवान द डिसाइसिव ड्रिफ्ट। प्रधानमंत्री मोदी का वो जादू जिसके आगे सहयोगी दल नतमस्तक हैं। 9 जून 2024, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तीसरी बार मोदी सरकार। राष्ट्रपति भवन से शपथ ग्रहण की तस्वीरों में मंत्री परिषद की जो झलक सामने आई, वो भी इस बात की गवाही दे रही थी कि गठबंधन की सरकार का एजेंडा प्रधानमंत्री मोदी ही तय करेंगे। कम से कम आंतरिक सुरक्षा, विदेश नीति, रक्षा नीति और आर्थिक मोर्चे पर ना तो सूरत बदलेगी, ना नीतियों की दिशा और दशा में कोई बदलाव होगा। इसका ऐलान प्रधानमंत्री मोदी उसी दिन कर चुके थे जिस दिन उन्हें तीसरी बार सरकार बनाने का न्योता मिला। 7 जून 2024, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी उस दिन एनडीए के सर्वसम्मत नेता के तौर पर सरकार बनाने का दावा पेश करने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने गए थे। राष्ट्रपति ने उन्हें दही चीनी खिलाने के बाद सरकार बनाने का न्योता दिया, तो पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि गठबंधन की सरकार भी वैसे ही चलेगी जैसे 10 साल तक उन्होंने बीजेपी के पूर्ण बहुमत वाली एनडीए की सरकार चलाई थी। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। इस बयान के बाद वो धुंध भी पूरी तरह छट गई जो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद छाई थी। बीजेपी अपने दम पर बहुमत से दूर थी, इसलिए सवाल उठ रहे थे कि क्या इस बार मोदी सरकार पहले की तरह कड़े और बड़े फैसले कर पाएगी। राष्ट्रपति से मुलाकात करने से पहले ही पीएम मोदी को एनडीए के सहयोगी दलों की गारंटी मिल चुकी थी। सात जून 2024, संविधान सदन, नई दिल्ली। भारत माता की, भारत माता की। एनडीए यानी बीजेपी के सभी सहयोगी दलों की उस दिन बैठक थी। प्रधानमंत्री फिर मोदी ही होंगे, यह तय था, लेकिन उस पर औपचारिक सहमति के लिए बैठक बुलाई गई। एनडीए की सरकार के लिए टीडीपी और जेडीयू का खुले दिल से समर्थन जरूरी था। चुनाव नतीजों के बाद इन्हीं दो पार्टियों पर सबकी नजर थी कि कहीं चंद्रबाबू नायडू
और नीतीश कुमार अपनी शर्तें और अपना एजेंडा तो नहीं बढ़ाएंगे। With a true spirit, always to have a leader. Right time is a great asset for the nation. Today, India is having a right leader, right time. That is नरेंद्र मोदी जी। तो हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। आपकी वजह से एनडीए को ये प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसका श्रेय आपको जाता है सर। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेहनत की है, जो सभाएं ली है, जो उनकी जादू है, वो जादू इस बार फिर लगातार तीसरी बार इस देश ने देखी है। एनडीए में बीजेपी के बाद 4 सबसे बड़ी पार्टियों के नेताओं के इस बयान से पहले भी किसी को संदेह नहीं था कि एनडीए को बहुमत प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही मिला है। इस चुनाव में एनडीए का चेहरा पीएम मोदी थे। उन्हीं के काम पर सहयोगी दल भी वोट मांग रहे थे और बीजेपी के चुनावी गीत के बोल भी यही थे, बीजेपी की नहीं, एनडीए की नहीं, बल्कि फिर से मोदी की सरकार। फिर एक बार बड़ी एक दफा फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। हालांकि तमाम दावों और वादों के बावजूद ये सच है कि इस बार सरकार गठबंधन की है और गठबंधन की सरकार अक्सर शर्तों के बंधन में जकड़ जाती है। विपक्षी पार्टियां तो 4 जून से ही माहौल बनाने में जुटी हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार मुश्किल से चलेगी, क्योंकि देर सवेर टीडीपी और जेडीयू के साथ बीजेपी के एजेंडा का टकराव होगा। दोनों पार्टियां बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पहले भी मोर्चा खोल चुकी हैं। ऐसे में सवाल उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने दोनों बड़े सहयोगियों को कैसे साधेंगे, वो भी तब जब उनके पास अल्पमत या गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। इस सवाल का जवाब इतिहास के पन्नों में है। 7 अक्टूबर 2001, गांधीनगर, गुजरात। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी उस दिन पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। उन्हें सत्ता नहीं बल्कि चुनौतियों के कांटों से भरा ताज मिल रहा था। गुजरात में उस वक्त बीजेपी शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल जैसे दिग्गजों के खेमों में बटी थी। उसी गुटबाजी को खत्म करने के लिए मोदी को गुजरात का सीएम बनाया गया। उस वक्त नरेंद्र मोदी के पास सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं था और ना ही उन्होंने कभी कोई चुनाव लड़ा था। जो लोग राजनीति को करीब से जानते हैं, उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि अपनी पार्टी के अंदरूनी झगड़े सुलझाना सहयोगियों को साधने से कई गुना ज्यादा मुश्किल होता है। नरेंद्र मोदी ने यह मुश्किल काम इतनी आसानी से निपटाया कि उसके बाद गुजरात में बीजेपी अपराजय हो गई। गुजरात के सीएम से देश का पीएम बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने 10 साल में यह साबित किया कि सरकार कैसे चलाई जाती है, संगठन को कैसे साधा जाता है और सहयोगियों से तालमेल कैसे बिठाया जाता है। ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये उनकी दूरदर्शी सोच का ही नतीजा था कि साल 2014 और साल 2019 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी उन्होंने सहयोगी दलों को दरकिनार नहीं किया, बल्कि सत्ता में हिस्सेदार बनाकर साथ रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सहयोगी दलों की बैसाखी पर टिकी सरकार चलाने का अनुभव बेशक नहीं है, लेकिन बीजेपी के संगठन में काम करते हुए उन्होंने एनडीए को आकार लेते हुए बहुत करीब से देखा है। 1998 में जब एनडीए की पहली बार सरकार बनी, तब पीएम मोदी बीजेपी के संगठन महामंत्री थे। सहयोगी दलों के साथ पार्टी का तालमेल कैसे बिठाना है, यह जिम्मेदारी मोदी ही संभाल रहे थे। गठबंधन की गांठ कैसे खुलती है और उसे बांधकर रखना कैसे है, यह सबक पीएम मोदी ने कहां सीखा। देखिए टेली सीरीज सरकार का यह एपिसोड, संतुलन, द लीडरशिप लॉ।
और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। 16 मई 1996 नई दिल्ली। न्याय करूंगा। पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी को मालूम था कि उनकी सरकार चलेगी नहीं। कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था। 161 सीटों वाली सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता दिया। अगर इनकार करते तो ये राजनीतिक पलायन होता, इसलिए वाजपेयी ने सरकार बनाने का फैसला किया। बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि बहुमत का इंतजाम कैसे होगा। 1996 में बीजेपी का चुनाव से पहले सिर्फ 2 पार्टियों के साथ गठबंधन था, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ और बिहार में समता पार्टी यानी आज के जनता दल यूनाइटेड के साथ। बीजेपी ने लाख कोशिश की, लेकिन शिरोमणि अकाली दल के अलावा किसी पार्टी ने वाजपेयी सरकार को समर्थन नहीं दिया, क्योंकि कोई भी पार्टी राम मंदिर, आर्टिकल 370 और समान नागरिक संहिता के एजेंडे पर चलने वाली बीजेपी के साथ नहीं आना चाहती थी। 27 मई 1996 लोकसभा संसद भवन नई दिल्ली। हम विजयी हुए, हमें विनम्रता है, पराजय में तो आत्म मंथन होना चाहिए। विश्वास मत हासिल करने में नाकाम होने के बाद बीजेपी ने मान लिया कि गठबंधन के बिना सत्ता नहीं मिलेगी और गठबंधन के लिए जरूरी था कि बीजेपी अपने तीनों एजेंडा राम मंदिर, आर्टिकल 370 और समान नागरिक संहिता को ठंडे बस्ते में डाल दे। आपकी राय के खिलाफ कानून बनाओ। बीजेपी ने यही किया। उसने तीनों मुद्दों को अपने दम पर बहुमत मिलने तक पीछे छोड़ा तो एक के बाद एक क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी से जुड़ती चली गईं। 1998 में लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस, लेफ्ट और दूसरी पार्टियों का मुकाबला बीजेपी से नहीं बल्कि उस गठबंधन से था जिसे नाम दिया गया एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। एनडीए का दायरा बढ़ा तो सीटें भी बढ़ी। 1998 में 13 पार्टियों के गठबंधन एनडीए को बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन निर्दलीय और छोटी पार्टियों के समर्थन से अटल बिहारी वाजपेयी ने 276 सांसदों के समर्थन से काम चलाऊ बहुमत की सरकार बना ली। 19 मार्च 1998 नई दिल्ली। गठबंधन की सरकार चलाने की मजबूरी में बीजेपी ने हिंदुत्व का एजेंडा छोड़ दिया था कि मैं मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस पर बीजेपी के नेताओं को बार बार सफाई देनी पड़ी। संसद से सड़क तक विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर राजनीतिक छींटाकशी भी करती रहीं। राम मंदिर की चर्चा नहीं है, 370 धारा समाप्त करने का उल्लेख नहीं है। I can only say that our track record of the last 1.5 years is proof that this government will guarantee security, justice to all minorities, Muslims, Christians, everyone. लेकिन गठबंधन के लिए हद से ज्यादा नरम रवैया भी वाजपेयी सरकार के काम नहीं आया। मार्च 1998 में जिस एनडीए को जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके ने बिना शर्त समर्थन दिया था, उन्होंने 13 महीने बाद एक दिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और बिना देर किए तत्काल प्रभाव से वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 14 अप्रैल 1999 नई दिल्ली। AIADMK to withdraw its support to the government headed by Shri Atal Bihari Vajpayee with immediate effect.
साल 1999 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का कुनबा 24 पार्टियों का हो चुका था। बीजेपी ने एक बार फिर सीटें तो 182 ही जीती थी, लेकिन तीसरी बार पीएम बने अटल बिहारी वाजपेयी 300 से ज्यादा सीटों वाले एनडीए के नेता थे। Democracy has won, destabilization has lost. 13 अक्टूबर 1999, नई दिल्ली। एनडीए की तीसरी सरकार पूरे ठसक से चली, लेकिन गठबंधन सरकार चलाने की मजबूरी में अपने सियासी सिद्धांतों से समझौता बीजेपी के समर्थकों को पसंद नहीं आया। साल 2004 में तमाम उपलब्धियों के बावजूद बीजेपी हार गई। इसकी सबसे बड़ी वजह थी सरकार चलाने के लिए अपने एजेंडा यानी हिंदुत्व की राजनीति से समझौता।